गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमके पाठशाला में। और आज मैं आप लोगों के लिए इतिहास के जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके सभी ऑब्जेक्टिव को लेकर आया हूं। और मैं आपको बता दूं कि ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्ज़ाम में इस क्लास से एक भी ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं होगा जो बाहर से पूछा जाता हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद मैं एक क्लास आप लोगों के लिए बना रहा हूं। इसलिए मैं बिल्कुल 100% विश्वास के साथ आप लोग को यकीन दिला सकता हूं कि इस क्लास को कर लेने के बाद आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए फिर और लेट ना करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इनका पहला क्वेश्चन है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो 1871 में जो संधि हुई थी उस संधि का नाम था फ्रैंकफर्ट की संधि, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वह आपका 1871 ईस्वी में हुआ था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर जो हस्ताक्षर हुआ था वह 1871 ईस्वी में हुआ था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज बोले तो बहुत ही एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर विकास नाम का कोई चीज़ ना हुआ हो, बहुत ही अत्यंत पिछड़ा इलाका यूरोप का कौन सा जगह पे था जिसको मरीज कहा जाता था, है ना। तो वो जो मरीज है यूरोप का वह है आपका तुर्की, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से बोला जाए कि भारत का मरीज कौन है, यानी कि भारत का वह कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन सा ऐसा जगह है जो काफ़ी अविकसित है, पिछड़ा है। तो बिहार को अभी बीमारू राज्य की संज्ञा दिया गया है ना, क्योंकि बिहार जो है भारत के अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो अगर पूछा जाए कि भारत का बीमारू राज्य या मरीज कौन है तो आपका आंसर बिहार होगा। उसी प्रकार से यूरोप का मरीज अगर कहा जाए तो आंसर कौन हो गया आपका, ये यहाँ पे राइट है, यानी तुर्की होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो यंग यूरोप का संस्थापक कौन है, मेजनी है, गैरीबाल्डी जी हैं, विक्टर एमानुएल हैं या मुसोलिनी है। तो यंग यूरोप का जो संस्थापक हैं वह आपका मेजनी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यंग इटली का संस्थापक कौन था। मेजनी, गैरीबाल्डी, विक्टर एमानुएल या फिर मुसोलिनी। यंग इटली के जो संस्थापक थे वह मेजनी है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन है। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक किसको कहा जाता है। तो इटली के एकीकरण का जो प्रमुख नायक हैं मेजनी जी हैं, गैरीबाल्डी हैं, काबूर हैं या फिर इनमें से सभी हैं। तो मैं बता दूं कि इटली के एकीकरण में इन सभी लोगों का अहम भूमिका रहा था, यानी कि गैरीबाल्डी जी का भी है ना, और इसका मेजनी का भी, गैरीबाल्डी का भी, काबूर का भी, यानी कि आपका ले दे के आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी आंसर आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखा जाए क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, है ना। जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है यह बिस्मार्क उत्तरदायी था। कौन था, बिस्मार्क। और रही काउंट काबूर के बारे में या फिर गैरीबाल्डी या मेजनी के बारे में, ये सभी जो है इटली के एकीकरण के लिए जिम्मेदार थे या फिर उनका सहयोगी रहे थे। लेकिन अगर जर्मनी की बात स्पेशल आता है तो आपका आंसर इसमें बिस्मार्क आएगा, है ना। तो आप याद रखेंगे बिस्मार्क जर्मनी के लिए बहुत ही एकीकरण के क्षेत्र में काम किया था। तो आप इसको याद रखने के लिए एक हल्का सा अपने दिमाग में ट्रिक भी बना सकते हैं, वह इस प्रकार से कि जर्मनी का जो उच्चारण होता है इसमें देखो कि म के ऊपर उपरेप लिखा गया है ना, उसी प्रकार से बिस्मार्क में क के ऊपर भी क्या उपरेप। तो जर्मनी में म के ऊपर उपरेप है तो बिस्मार्क में क के ऊपर उपरेप है, यानी कि जर्मनी के एकीकरण में जो सहयोग किया था काफ़ी अच्छा वह बिस्मार्क किए हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9, इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है। मतलब इटली के एकीकरण में किनका संबंध नहीं था। जैसे पहले अभी भी मैंने आपको बताया कि जर्मनी का जो एकीकरण था उसमें बिस्मार्क का सबसे अच्छा योगदान रहा था, यानी कि वह इटली में नहीं आता है। अब बाकी जितने भी ऑप्शन आपके नीचे बच गए, मेजनी का हो, काबूर का हो या फिर गैरीबाल्डी का हो, ये सभी इटली के एकीकरण में इनका सहयोग रहा था। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। प्रमुख वास्तुकार का मतलब होता है उनका मेन
वह व्यक्ति जो एकीकरण को करने में काफ़ी अपना अहम योगदान किया था। तो जर्मनी के लिए अभी भी मैंने बताया कि बिस्मार्क ही आता है एकीकरण के क्षेत्र में काफ़ी अहम योगदान करने वाला, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इटली और एकीकरण के विरुद्ध जो है वह ऑस्ट्रिया था, जो कि दोनों के बीच में क्या करता था, टांग अड़ाने का काम करता था। और इसका जो चांसलर कौन थे? मेटरनिक, जो कि घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। वो चाहता था कि इटली और इसमें जर्मनी का एकीकरण कभी ना हो, इसलिए ये हमेशा चाहते थे एकीकरण को बंद करना, रोकना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा यहाँ पे? सी राइट होगा। यानी ऑस्ट्रिया जो था इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक बना हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक थे? टीपू सुल्तान जो है मैसूर के शासक थे। कहाँ के याद रखना है आपको? टीपू सुल्तान जो है मैसूर के शासक थे। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, आपका क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से जो है वो नाव चलाने का काम करते थे, यानी नाविक थे। तो आप इसका ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं। गैरीबाल्डी जो पेशे से क्या थे? नाविक थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, जलवेरिन संबंधित था किससे? जलवेरिन किससे संबंधित है? तो जलवेरिन से संबंधित कौन था? तो जलवेरिन जो है एक व्यापारिक संगठन था व्यापारियों के लिए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा। क्या था? व्यापारियों का संगठन था। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, इसमें दिया गया है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? अवलंबन का मतलब हो गया इस नीति को किसने प्रतिपादित किया था, कौन स्थापना किया था, किसने बनाया था? तो इस नीति का जो कर्ता धर्ता है वह आपका बिस्मार्क जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण है यह करने वाला आपका नेपोलियन बोनापार्ट जी हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। जर्मन राइन राज्य का निर्माण कौन किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण कौन से युद्ध के बाद हुआ था? तो मैं बता दूं कि जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वह सेडान युद्ध के बाद हुआ था, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। जर्मनी का एकीकरण सेडान युद्ध के बाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, जेनेवा संधि कब हुआ था? तो जेनेवा संधि जो है आपका 1954 में ईस्वी में हुआ था। 1954 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, वियना कांग्रेस सम्मेलन हुआ था या फिर वियना सम्मेलन हुआ था? इसमें कांग्रेस लगा के पूछे या फिर वियना सम्मेलन डायरेक्ट पूछे, दोनों का एक ही मतलब होता है, दोनों एक ही चीज़ है ना। तो यहाँ पर आपका अगर ईस्वी पूछा जाए तो वियना सम्मेलन होने का जो डेट है 1815 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस, तो इसका जो उद्देश्य था वह है राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। राजतंत्र का मतलब नेपोलियन जो भी अच्छा कार्य कर दिया गया था और जो प्रजातंत्र का जो स्थापना किया था उस स्थानों पर। तो वियना कांग्रेस का एक मकसद था कि इनके जितने भी शासनकाल में अच्छे कार्य हुए थे उसको समाप्त कर दिया जाए और फिर से जो राजतंत्र की प्रथा चल रहा था उसको फिर से स्थापित कर दिया जाए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, है ना, कि राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में, उस जगह का नाम था सेडॉन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 23, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो वहाँ पर जो गणराज्य की स्थापना हो गया था। कौन से शासन का? गणराज्य वाले शासन का, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखा जाए, 24 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? जर्मनी की जो क्षतिपूर्ति राशि था वह आपको लौसने सम्मेलन में किया गया था। कौन से सम्मेलन में था? लौसने सम्मेलन में इसका क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला,
यानी कि 25। हेगेल किस देश का दार्शनिक था? हेगेल कौन से देश का दार्शनिक था? तो हेगेल जो था वह जर्मनी देश का दार्शनिक थे। किस देश के? जर्मनी देश के थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। दार्शनिक क्या होते हैं? वो दार्शनिक जो है ना, एक प्रकार से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि जगह जगह पे भ्रमण करते हैं और जिस जगह पे जाते हैं उनका मकसद होता है कि उस क्षेत्र का जानकारी वह एकत्रित करे, चाहे उसके खिलाफ अच्छा भी जानकारी हो या फिर बुरी जानकारी है, जो भी उसकी जानकारी हो उसे एकत्रित करे और लोगों के बीच उस जानकारी को बताए कि ऐसा देश। तो ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार से किसी भी देश को जानकारी लेकर के किसी औरों को बताने का काम करते थे तो उसे दार्शनिक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो फ्रांसीसी जो क्रांति है 1789 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, मेजरी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजरी का जो संबंध है वो कार्बोनरी संगठन से था। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जेना विश्वविद्यालय जो है ये आपका जर्मनी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो जर्मनी में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जेना विश्वविद्यालय जो कि राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रकार से केंद्र बना हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 29, कोसूत का संबंध किस देश से है? तो कोसूत का संबंध जो है आपका हंगरी देश से था। कौन से देश से? हंगरी देश से, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 30, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? पालना बोले तो यूरोपीय सभ्यता को मानने वाला, उनको पालने वाला कौन सा जगह था, कौन सा क्षेत्र था? तो आपका हो गया यूनान, हो गया यूनान था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से संबंधित जो पहला चैप्टर था आपका, उस सब को मिलाकर 30 ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोगों को कराया और मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ और किस प्रकार की क्लास से आप लोगों को निरंतर प्रदान की जाएगी ताकि आपका तैयारी अच्छे से अच्छे ढंग से हो सके। तो साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी करना चाहूँगा कि इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ये क्लासेस आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान की जा रही है। तो इसके बदला आप लोग इतना तो अवश्य कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि कुछ इस क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस क्लास को हो सके तो शेयर करने का भी प्रयास करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई क्लास, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को यूँ ही करते रहें। धन्यवाद।